रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति में भगदड़ के मुकाम का मुआयना करते हुए ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में वाक़ वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के करीब वाईकुंठ एकादशी त्यौहार के आगाज से कबल एक बड़ा हादसा पेश आया। भगदड़ मचने की वजह से 6 अकीदतमंद जाँ बहक हो गए और 40 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। इस वाक़े का इल्म होने पर चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति में भगदड़ के मुकाम का मुआयना किया और ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। उन्होंने टीटीडी के ओहदेदारों की कारकर्दगी पर भी अदम इत्मीनान का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से अदा करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए ओहदेदारों से कहा है कि जब वो किसी काम की जिम्मेदारी ले तो उसे बखूबी अंजाम दें। జరిగిన దరఖాస్తుపై మీకు ఒక మెసేజ్ వచ్చిందని అందరూ అప్పుడే ఫుడ్ వచ్చింది అందరు తిన్నారు. సో దే ఆర్ వెయిటింగ్ అని చెప్పి 20 minutes బ్యాక్ రిపోర్ట్ క్యూ లైన్ లో మీకు ఎప్పుడు తెలుసు? మీరు యు ఆర్ జేఈఓ, ఇవన్నీ ఇన్ఛార్జ్, am I right? అన్ని దిక్కడ చేసి ఇక్కడ చేయకపోతే నీకు ఎప్పుడు మెసేజ్ వచ్చింది? I got it around 8:42. వాట్ ఈస్ ది సిస్టమ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ మానిటరింగ్? ఒక వాట్సాప్ క్రియేట్ చేసుకున్నావా? వాట్సాప్ క్రియేట్ చేసి అన్ని సెంటర్లో రిలీజ్ చేసి ఇక్కడ ఎందుకు రిలీజ్ చేయని అడిగావా? సార్ రిలీజ్ చేయలేదు ఎందుకని అడిగితే సార్ అప్పుడే ఏం చెప్పారంటే సార్ సిఎస్పీ హ్యాస్ టు కమ్, దే ఆర్ నాట్. ఐ సెడ్ నో, యూ హ్యావ్ టు ఫాలో యూనిఫామ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, యూ కెనాట్ ఫాలో లైక్. ఎవరు చెప్పారు మీరు? సార్ ఇక్కడున్న ఇన్ఛార్జ్ చెప్పారు. హూ ఈజ్ ఇన్ఛార్జ్? హూ ఈజ్ ఇన్ఛార్జ్ అడిగా. सीपीआई और सीपीआईएम के कायदीन ने वाइजाग स्टील प्लांट की निजीकारी के खिलाफ एहतजाज दर्ज करवाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विशाखापट्टनम के दौरे के मौके पर सीपीआई और सीपीआईएम के कई कायदीन और कारकुनान ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की निजीकारी का ऐलान न करें। सियाह पट्टियां बांधे एहतजाज करने वाले कई कारकुनान और कायदीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रचाकोंडा पुलिस ने 11 जनवरी से 10 फरवरी तक अवामी मुकामात पर शराब नौशी करने पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में मंशियात के आदि अफराद पर पाबंदी आयद कर दी है। कमिश्नर जी सुधीर बाबू ने अवामी मुकामात पर शराब पीने पर 1 माह की पाबंदी का ऐलान किया है। पाबंदी का इतलाक 11 जनवरी से 10 फरवरी तक होगा। सीपी ने मुतनब्बा किया है कि पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुधीर बाबू ने बताया कि अवामी मुकामात पर शराब नौशी की वजह से बच्चों और खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें कई शिकायतें मौसूल हुई हैं कि मंशियात के आदि अफराद खवातीन के साथ बदसलूकी कर रहे हैं और उन्हें हरासा कर रहे हैं। अवामी शिकायत को मद्देनजर रखते हुए अवामी मुकामात पर शराब नौशी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जी सुधीर बाबू ने कहा है कि खवातीन और बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पाबंदियों का इतलाक 11 जनवरी से 10 फरवरी तक होगा। टप्पा चबूतरा पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान ट्रिपल राइडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। टप्पा चबूतरा इंस्पेक्टर और अमले ने टोली मस्जिद के करीब गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई और राहगीरों के गाड़ियों की तलाशी लेकर उनके दस्तावेजात की जांच भी की। इस खुसूसी मुहिम के दौरान कई अफराद बिलखुसूस नौजवान ट्रिपल राइडिंग करते हुए पाए गए। पुलिस के अमले ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई की। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी के हमरा कोहे मौला अली का दौरा करते हुए उर्स के इंतजामात का जायजा लिया। 13 रजब को मुनक़िद जश्न मौलाए कायनात के इंतजामात के सिलसिले में वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसल रियाजुल हसन आफंदी के हमरा कोहे मौला अली का दौरा किया। हर साल सालाना उर्स के मौके पर कोहे मौला अली और आसपास के हज़ारों ज़ायरीन की आमद के पेश नज़र बल्दी बरखी और आब रसानी के इंतजामात का जायजा भी लिया गया। दरियासना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने वहां जारी तरक्याती कामों का भी मुआयना किया और अहदेदारों से
तफसीलात हासिल की। दरगाह के अतराफ व अकनाफ में गैर कानूनी कब्ज़ात का भी जायजा लिया गया। इस मौके पर रुकन वक्फ बोर्ड हैदर निसार आगा के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मुकामी कायदीन मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर KTR की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त की जुमा को फौरन समाअत करने से इनकार कर दिया है। फार्मूला ई रेस मामले में रकमी बेकायदगियों के इल्जामात के मुकदमे को कलअदम करार देने के लिए साबिक वजीर वो BRS के कारगुजार सदर KTR की जानिब से दाखिल करदा दरख्वास्त की जुमा को फौरन समाअत से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। आपको याद दिला दें कि मुकदमे को कलअदम करार देने की KTR की दरख्वास्त को तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया था, जिसके बाद वो अदालत उज़्मा से रुजू हुए। ताहम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की क़यादत वाली बेंच ने इस मामले की फौरन समाअत से इनकार कर दिया। समाअत 15 जनवरी को की जाएगी। बेंच ने ये भी वाज़ेह किया है कि इस मामले की फौरन समाअत की कोई ज़रूरत नहीं है। BRS MLC देशपति श्रीनिवास ने टॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर दिल राजू की जानिब से तेलंगाना कल्चर पर किए गए तबसरे की शदीद मजम्मत की। टॉलीवुड फिल्म प्रोड्यूसर दिल राजू ने हाल ही में निजामाबाद में एक फिल्म के ट्रेलर की रिलीज के मौके पर तेलंगाना कल्चर से मुताल्लिक़ तबसरे किए। उन तबसरों का जवाब देते हुए MLC देशपति श्रीनिवास ने फिल्म प्रोड्यूसर को मशवरा दिया कि अगर तेलंगाना में वाइब नहीं है तो उन्हें फिल्में बंद कर देनी चाहिए। BRS रहनुमा ने यह भी कहा कि दिल राजू का तेलंगाना से कोई ताल्लुक नहीं है और ऐसा शख्स तेलंगाना के लोगों पर तंज कर रहा है और तेलंगाना सकाफत की तौहीन कर रहा है। उन्होंने सवाल किया है कि अगर तेलंगाना में कोई वाइब नहीं है तो वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से टिकट की कीमतों में इजाफे की ख्वाहिश क्यों कर रहे हैं। ఏ ఒక్కరోజు కూడా తెలంగాణ ప్రజలకు అండదండగా నిలబడ్డ వ్యక్తి కాదు. ఆయన కూడా నిజామాబాద్లో మాట్లాడుతూ తెలంగాణ కల్చర్ను అవమానించాడు. ఆయనకు ఆంధ్రాలో సినిమా విడుదల చేస్తే వైబ్ ఉంటుందట, తెలంగాణలో విడుదల చేస్తే వైబ్ ఉంటలేదట. అయితే తెలంగాణలో సినిమాలు మానుకోని ఆయన దిల్ రాజు, నువ్వు సినిమాలు మానుకొని కళ్ళు మాంసం దుకాణం పెట్టుకో, ఇక్కడ కూడా నీకు వైబ్ ఉంటుంది. నీకు కావాల్సింది వైబ్ కదా, ఇక్కడ సినిమాలకు వైబ్ ఉండదు అంటున్నావు కదా, సినిమా వ్యాపారం ఇక్కడ మానుకో. మరి ఎందుకు రేవంత్ రెడ్డి గారిని పట్టుకొని వాళ్ళ టికెట్ల రేట్లు పెంపుదల, నైజాంలో టికెట్ రేట్లు పెంచడానికి అనుకూలంగా ఆర్డర్ ఎందుకు తెచ్చుకున్నావు దిల్ రాజు గారు? ఇది దిల్ రాజు. आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दूसरी रियासतों से लोगों को लाकर जाली वोटर ID कार्ड तैयार करने का इंकशाफ किया है। साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि नई दिल्ली असेंबली हल्के में 15 दिसंबर से 7 जनवरी तक यानी 22 दिनों के दौरान वोटों की मनसूखी के लिए 5500 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। तमाम दरख्वास्तें फर्जी हैं। हुकाम ने उनका नोट लिया तो ये इंकशाफ हुआ कि जिन लोगों के नाम से वोट मनसूख कराने की दरख्वास्तें दाखिल की गई थी वो दरख्वास्तें जाली हैं। बड़े पैमाने पर घोटाला किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर ने कहा कि पिछले 15 दिनों में नए वोटर ID कार्ड्स के लिए 13,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। दूसरी रियासतों से लोगों को लाकर जाली शनाख्ती कार्ड बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली असेंबली हल्के से बीजेपी के उम्मीदवार परवेश वर्मा की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कैंप्स लगाए जा रहे हैं, खुले आम पैसे भी बांटे जा रहे हैं और ये तमाम इक़दामात इलेक्शन कमीशन के क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हैं। अरविंद केजरीवाल ने परवेश वर्मा को इलेक्शन लड़ने से रोकने और उनके घर पर छापा मारने का मुतालबा किया है। और हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमसे मिलने के लिए वो तैयार हो गए। हमारे जो मोटे मोटे मुद्दे थे, एक था नई दिल्ली विधानसभा के अंदर 15 दिसंबर के बाद से कल तक यानी कि 8 जनवरी तक 7 जनवरी तक 22 दिन में 5,500 वोट कटने के लिए आ गए हैं। टोटल वोट 1 लाख हैं नई दिल्ली विधानसभा में और 5,500 मतलब 5.5% वोट कटने के लिए 22 दिन में, पिछले 22 दिन में आ गए हैं। उसके पहले नहीं आए थे इतने। तो जाहिर तौर पे ये वोट गड़बड़ हैं, ये एप्लीकेशंस गड़बड़ हैं।
इलेक्शन नीचे के इलेक्शन अधिकारियों ने जब इन पे सुनवाई की और उन लोगों को बुलाया गया जिन लोगों के नाम से वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई थी, उन सारे लोगों ने जितने आए सब ने कहा हमने तो ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी है, हमारे नाम से फर्जी एप्लीकेशन दी गई है। सब ने जितने आए 89 लोगों ने अप्लाई किया है 5,500 एप्लीकेशन के लिए। उन 89 में से 18 लोग आए इलेक्शन कमीशन, 18 के 18 लोगों ने कहा कि हमने एप्लीकेशन नहीं दी। इसका मतलब बहुत बड़े स्केल पे स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। दूसरा, हमने कहा 15 दिसंबर से कल तक 13,000 नए वोट बनने के लिए, 1 लाख वोट की असेंबली है, छोटी सी असेंबली है, उसमें 13,000 नए लोग कहां से आ गए? 15 दिन में कहां से आ गए? पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोट बनने की एप्लीकेशन आई है। जाहिर तौर पे ये यूपी और बिहार से ला के, यूपी आसपास के स्टेट से ला के फर्जी वोट बनवा रहे हैं ये लोग। तो हमने उनको ये कहा कि इस तरह के लार्ज स्केल पे एडिशन और डिलीशन हो रही है, तो 23,000 ये और 5,500 ये, 18.5% वोट अगर किसी विधानसभा की इधर से उधर कर दी जाएंगी तो फिर चुनाव थोड़ी है, फिर तो केवल तमाशा है, नाटक है। तीसरी चीज हमने कही कि नई दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रवेश वर्मा जी खुलेआम जॉब कैंप लगा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम हेल्थ कैंप में चश्मे बांटे जा रहे हैं। 15 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया है कि जॉब फेयर लगाए जाएंगे। ये सारे के सारे इलेक्शन कमीशन की अलग अलग रूल्स और ऑर्डर्स के तहत, इंस्ट्रक्शंस के तहत, ये करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत आता है। प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से उसको डिबार किया जाना चाहिए। प्रवेश वर्मा के घर पे रेड मारी जानी चाहिए ताकि पता चले उसके घर में कितना पैसा है। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर सर्कल के अत्तापुर में इंडोमेंट एसीपी की जेर निगरानी गैर कानूनी तामीरात को जमीन दोस्त कर दिया गया। जराये ने बताया कि इंडोमेंट महकमे के ओहदेदारों को अत्तापुर में 400 करोड़ रुपए की इंडोमेंट लैंड पर कब्जा किए जाने का इल्म हुआ था, जिसके बाद नोटिस जारी की गई। बताया जाता है कि जमीनों पर कब्जा करने वालों को नोटिस जारी करने के बावजूद कोई जवाब मौसूल न होने पर एसीपी शेखर की निगरानी में जुमेरात को अराजी पर मौजूद गैर मजाज तामीरात को मुनहदम कर दिया गया। इस इन्हदामी कार्रवाई के दौरान मुकामी लोगों और ओहदेदारों के दरमियान बहस व तकरार भी हुई। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जुमान सैयद आसिम वखार ने यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ से सवाल किया है कि वो पाकिस्तान के कब्जे से कश्मीर और चीन के कब्जे से मुल्क की जमीन क्यों वापस नहीं लेते। जफर फारूकी की अब तक तहकीकात न किए जाने पर AIMIM के कौमी तर्जुमान सैयद आसिम वखार का कहना है कि शंकर आचार्य ने भी जफर फारूकी पर बाबरी मस्जिद के लिए समझौता करने का इल्जाम लगाया है, तो फिर तहकीकात क्यों नहीं की जा रही है। योगी आदित्यनाथ के खुद को वक्फ बोर्ड लैंड माफिया कहने पर आसिम वखार ने तंज करते हुए पूछा कि अब तक किसी भी माफिया को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। यूपी के चीफ मिनिस्टर के ये कहने पर कि वो एक इंच जमीन को वापस लेंगे, आसिम वखार ने उनसे पूछा है कि वो पाकिस्तान के कब्जे से कश्मीर और चीन के कब्जे से मुल्क की जमीन क्यों वापस नहीं लेते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब योगी आदित्यनाथ जी अपने ही विभाग के लोगों को भूमाफिया बता रहे हैं और अपने ही सरकार के अधीन चलने वाले वक्फ बोर्ड को भूमाफिया बोर्ड बता रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपको पता है कि आपके सरकार के विभाग को भूमाफिया चला रहे हैं तो आपने कितने भूमाफियाओं पे कार्रवाई की, किस भूमाफिया पे जांच बिठाई, किस भूमाफिया को जेल भेजा। आप मुख्यमंत्री हैं, आप अपने ही विभाग को भूमाफिया बता दे रहे हैं, अपने ही लोगों को, अपने कर्मचारियों को भूमाफिया बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि एक इंच जमीन छुड़ाई जाएगी कब्जे से। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में या भारत में जितनी भी वक्फ की जमीनें हैं वो भारत के अधीन आती हैं, सरकारों के अधीन आती हैं। अगर आपको कब्जा ही छुड़ाना है और एक इंच जमीन वापस लेना है
तो चलिए हम आप मिलकर ऐलान करते हैं, जो चाइना ने हमारी जमीन को कब्जा कर रखा है उससे 1-1 इंच जमीन वापस लेते हैं। जो पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर के भूभाग पर कब्जा कर रखा है, चलिए पाकिस्तान से हम अपनी जमीन 1-1 इंच वापस लेते हैं, चलते हैं। आप यहां बता रहे हैं भूमाफिया। हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने एक वीडियो जारी करके बताया था कि उत्तर प्रदेश के जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी हैं, उन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए समझौता किया। अब समझौता फ्री में तो नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा। अभी मुक्तेश्वरानंद जी को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कि बाबरी मस्जिद का समझौता किस बुनियाद पर, किस बेस पर हुआ था, और जांच बिठाई जाए जफर फारूकी के ऊपर। बहुजन समाज की सरकार में भी वही वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, समाजवादी की सरकार में भी वही थे, आपकी भी 2 सरकारें चली गई। जिनको आप भूमाफिया कह रहे हैं वो आप ही की सरकार के अधिकारी हैं, आप ही की सरकार के अधीन आते हैं। लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप किसी भी माफिया पर कार्रवाई करें या ना करें, लेकिन ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि सरकार जब हम लोगों की आएगी, तब जितने माफिया हैं, चाहे वो इस्तांबुल और तुर्की भाग जाए, और चाहे साउथ अफ्रीका भाग जाए, और चाहे कनाडा भाग जाए, इन सबको वहां से गिरबान पकड़कर लाया जाएगा माफियाओं को, और इन पर कार्रवाई की जाएगी, इनको जेल में डाला जाएगा, और इनसे 1-1 रुपए का और 1-1 इंच का सबका हिसाब लिया जाएगा। सरकर्दा ब्रॉडकास्टर और मारूफ नाजिम मुशायरा असलम फरशोरी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा बाद नमाज इशा मस्जिद फातिमा सन सिटी में अदा की जाएगी। शहर हैदराबाद के सरकर्दा ब्रॉडकास्टर और मारूफ नाजिम मुशायरा असलम फरशोरी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा जुमेरात को बाद नमाज इशा मस्जिद फातिमा सन सिटी में अदा की जाएगी और तदफीन कब्रस्तान अहात दरगाह हजरत यूसुफन रहमतुल्लाह अलैह में अमल में आएगी। उनकी निजामत में जलसे इंतहाई खूबसूरत अंदाज में मुनक्किद हुआ करते थे। उनकी गुफ्तगू और अंदाज बयान में एक खास किस्म की तासीर थी जो कि सुनने वालों को महसूस किया करती थी। वो उर्दू अदब की तमाम महाफिल में शरीक होते और उन जलसों की कामयाबी में अपना अहम किरदार अदा करते। साल 2014 में उनके नातिया कलाम का मजमुआ रहमतुल आलमीन अंजुमन खलमकाराने दक्कन हैदराबाद की जानिब से शाये किया जा चुका है। हैदराबाद में एक फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार जाहिद नामी नौजवान को 11 साल की सजा के बाद रिहा कर देने के बावजूद एक और झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। अहले खाना ने जेल में जाहिद पर जुल्म किए जाने और उन्हें जहनी अजियत पहुंचाने का इंकशाफ किया। साल 2017 में जाहिद नामी नौजवान को एक फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार करते हुए जेल में महरूस रखा गया था। अदालत ने 11 साल की सजा काटने के बाद जाहिद को बाइज्जत बरी किया था। बताया जाता है कि पुलिस ने जाहिद पर एक और झूठे मुकदमे के तहत कार्रवाई की, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एहलिया के मुताबिक उनके शहर को चल्लापल्ली जेल मुंतकिल किया गया था। जेल सुपरिटेंडेंट्स और अमला रिश्वत का मुतालबा कर रहे हैं और जेल में पुलिस की जानिब से उनके शोहर को अजियतें पहुंचाई जा रही हैं, इंसुलिन तक फराहम नहीं की जा रही। जाहिद के अहले खाना का मुतालबा है कि जाहिद को चल्लापल्ली जेल में ही रखा जाए और उनके बुनियादी हुकूक की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। खानदान के मुलाकात के मौके पर कोई रुकावट हायल नहीं की जाए और मुकदमे की समाअत जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए। कुछ भी नहीं मिला, ये मेरा आरटीआई का है, ये मेरा ह्यूमन राइट्स का है। आप लोग मेरे को इंसाफ दिलाइए, प्लीज इंसाफ दिलाइए। अंदर शोहर की हालत बहुत खराब कर दी है मेरी, जल्द से जल्द इंसाफ दिलाइए। तिरमल रेड्डी को जल्द से जल्द सस्पेंड करिए, सबको अंदर मार दे रहा उन्हें, जल्द से जल्द इंसाफ दिलाइए। ये 2 तारीख को लेके 2 तारीख से अब तक इंसुलिन प्रोवाइड नहीं करे। हाँ, 2 जनवरी को लेके आए, 24 घंटे बंद करके रख रहे हैं, कैमरा ऊपर रख रहे हैं। इंसान को कुछ प्राइवेसी नहीं है अंदर, अंदर की हालत अंदर जानने वाले हैं। बहुत टॉर्चर चल रहा है अंदर। मुलाकात दे रहे मगर बहुत सता के दे रहे हैं, कॉल से बात करने देते। हमारी जेल है, हम चलाते, तुम हमारे कैदी है, तुम हमारे गुलाम है, तुम हमारे गुलाम है बोल के इतना टॉर्चर कर रहे हैं। हमारे को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। सब सहूलत रहती हमको नहीं देते हैं लोग।
बिल्कुल नहीं देते, हम लोग को बहुत हरासमेंट कर दे रहे हैं। वो लोग ऑर्डर दिए, उनको सहूलत दिए, उनको रिलीफ दियो, कोई हम लोग फॉलो नहीं करते, हम कोई फॉलो नहीं करते। लोग बोल रहे, साफ बोल दे रहे हमारी जेल है, हमारा कानून है। ये कहीं का कानून है जो लोग फॉलो नहीं करे? तो हम सब तो हर चीज खरीद के खाना है, लोग सब सूद ले रहे हैं अंदर, सब लोग भी बच्चों पलना मुश्किल है हमारा। ये लोग कैसा भाई, ऑलरेडी देने के बावजूद सहूलत नहीं दिए तो क्या करना? हम लोग हद से ज्यादा पैसा दे दिए लोगों को, अब क्या करना बोलिए? मेरे को इंसाफ दीजिए। मेरे को हर किसी से एडवोकेट शो कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर एडवोकेट जो करना है वो कर रहे हैं। हमारे लोग जज हमारे को राइट देते, पर हम लोग अंदर बोल रहे हैं ना कि हम लोग नहीं देते आप लोगों को। हाँ बस, हाँ करना माफ, कोर्ट के खिलाफ जा रहे लोग, जो ब्रेक कर दे रहे हैं। हमारा रूल है, हमारी जेल है। अभी आपके शोहर को मतलब जेल में कितने साल हुआ या महीने? ये तीसरा साल है, ये तीसरा साल, 2 साल कंप्लीट हो गए, ये तीसरा साल है। यानी 2 साल से ऐसी हरासमेंट ऐसी 24 घंटे लॉकअप, डबल लॉकअप। थोड़ा चल्लापल्ली में रिलीफ खाते वहाँ से ऐसा एलिगेशन ये वो बोल के करे। दिल्ली से इधर लाने की क्या वजह है? ये क्यों एलिगेशन से उन्होंने अंदर लड़ लिए बोल के, कि क्या लड़े? एक माँ से बात कराने के लिए, ये लेटर है देखिए मेरे पास, माँ बहुत ज़ईफ है, बात कराने के लिए उन्होंने क्या बोलते हैं, एक लेटर भी लिखे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कानूनी इमदाद के बाद रिहा किए गए दलित बरदरी के अरकान ने दारुसलाम पहुंचकर फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज से मुलाकात की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ 6 जनवरी बरोज पीर को नामपल्ली में बीजेपी दफ्तर के रूबरू खामोश एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए दलित बरादरी के अरकान को कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कानूनी मदद के बाद रिहा कर दिया गया है। रिहाई पाने वाले दलित बरादरी के अरकान ने दारुसलाम पहुंचकर मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और याकूतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज से मुलाकात की और उनकी कानूनी मदद करने पर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। फार्मूला ई रेस में रकमी बेकायदगियों के इल्जामात का सामना कर रहे बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर एसीबी के रूबरू पेश हुए। एसीबी ने तकरीबन 7 घंटे तक केटीआर से पूछताछ की। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर को फार्मूला ई रेस में रकमी बेकायदगियों के सिलसिले में पूछताछ के लिए एसीबी ने तलब किया था। एसीबी अहदेदारों ने तकरीबन 7 घंटे तक केटीआर से पूछताछ की। एसीबी के दफ्तर से बाहर आने के बाद केटीआर ने बताया कि उन्होंने एसीबी अहदेदारों के साथ हर तरह से ताउन किया है और वो तहकीकात में मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि फार्मूला ई कार रेसिंग केस में बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर से पूछताछ तकरीबन शाम 5 बजे खत्म हुई। केटीआर अपने वकील रामचंद्र राव के साथ एसीबी के रूबरू पेश हुए थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।